हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी में कंटिन्यूस आप लोग को एमसीक्यू दिया जा रहा है। और साथ ही क्या होगा कि आज हम लोग पॉलिटी का देखने वाले हैं। तो पॉलिटी में देखिए क्या क्या देखने वाले हैं। पॉलिटी में एक तो देखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट, एफआर से सवाल आता ही आता है। साथ में डीपीएसपी पे भी आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इससे हर बार रिपीटेड सवाल पूछता है, ठीक है। तो पहला सवाल है कि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो भारतीय संविधान को जब भी आप पढ़िएगा फंडामेंटल राइट को, तो फंडामेंटल राइट में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 14, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा और इक्वलिटी बिफोर द लॉ होगा। आवाज़ शोर और बैक से आए तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तुमको सिर्फ क्या करना, कंटेंट पे ध्यान देना, वीडियो पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एफआर पढ़िएगा और एफआर पढ़ने का टेंशन होगा तो आप इसी चैनल पे क्या कीजिएगा, बिहार कंपटीशन पे जाइएगा। वीडियो बना हुआ है राज्य व्यवस्था के सेक्शन में, वहाँ से क्या कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड अंडर। तो इसमें एक चीज़ देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और आए दिन क्या होता है कि ये चीज़ रिलीजियस वाला मैटर जो है रोज़ चर्चा में रहता है, ठीक है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, वहाँ पे भी देखो धर्म को पूछ के क्या किया गया हुआ था। जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे लोग, उनको गोली मारा गया हुआ था। तो ये वाला चीज़ें क्या हो सकता है, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में निश्चित रूप से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो इसमें आप लिख दीजिएगा अनुच्छेद 25 से कितना होगा, अनुच्छेद 25 से 28। यदि आप फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्या होगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे ही करके सवाल पूछता रहता है, ठीक। तो आपको ज़रूरी है कि जिस प्रकार का सवाल पूछता है उस प्रकार का आप क्या कीजिए, उस प्रकार का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट। तो इसमें से कह रहा है कि एफआर कौन है। तो जब आप क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 का हुआ था, तो उसमें बहुत सारा चीज़ें क्या किया गया, संशोधन किया। उसके अलावा 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भी किया गया, ठीक है। तो 3 का देखिएगा, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, तो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट नहीं कर दिया, एक्चुअली उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसको आर्टिकल 300 ए में क्या किया, इंसर्ट करवा दिया गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एफआर में सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। तो भेदभाव हमारे संविधान में एफआर में दिया गया हुआ मौलिक अधिकार में कि किस आधार पे नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके जाति के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे, उसके क्या था धर्म के आधार पे, उसके जन्म स्थल के आधार पे क्या कीजिएगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि फिल्म वगैरह आप लोग देखते होंगे तो एक फिल्म आया हुआ था आर्टिकल 15, ठीक है। तो आर्टिकल 15 आप देखे होंगे तो उसमें यही चीज़ दिखाया गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी आर्टिकल 15, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट है कि दी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जो आर्टिकल 21 है पूरे एफआर में या कहिए या फिर पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहिएगा सबसे ज़्यादा विस्तृत कोई है तो ये आर्टिकल 21 है, ठीक है। यदि कभी मौका मिले तो आप पढ़ के देखिएगा, इसमें बहुत सारा अधिकार है। शादी का अधिकार, स्वस्थ सांस लेने का अधिकार, अच्छा भोजन का अधिकार, अच्छा वस्त्र पहनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो बहुत सारा इसमें एफआर दिया गया हुआ, ठीक है। तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा आपको आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 देखो, शादी करने का भी जो है कि राइट, जैसे आप राइट टू प्राइवेसी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो ये सारा किस में है कि आर्टिकल 21 में आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार जजमेंट दिया गया हुआ, ठीक है। और आए दिन क्या होता है कि आर्टिकल 21 से निश्चित रूप से सवाल पूछता रहता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि व्हिच आर्टिकल अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन
फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो देखो, राज्य के पास यदि धन दौलत होगा तो वो निश्चित रूप से क्या करेगा कि जो समाज का जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जिनको भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाता है, शौचालय बनाने के लिए दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं तो उनको भोजन के लिए क्या किया जाता है, अन्नपूर्णा के हिसाब से क्या किया जाता है, उनको भोजन दिया जाता है, किसी को 5 किलो, किसी को 10 किलो, ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रकार का कार्ड बनता है। और भी गवर्नमेंट के द्वारा रहता है। शिक्षा में जो SC ST के लोग होते हैं उनको छूट मिलता है, जो OBC के हैं उनको देखिए रिजर्वेशन मिला हुआ, ठीक है। जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं जो जनरल में आते हैं तो उनमें भी EWS वाला सिस्टम किया। तो गवर्नमेंट क्या होता है, जहाँ तक संभव हो पाता है आम जनता के कल्याण के लिए कोई न कोई योजना क्या करता है, निश्चित रूप से बनाता रहता है, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। तो इसमें सब क्लॉज 5 है तो आप क्या कीजिएगा, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 को निश्चित रूप से एक बार क्या कीजिएगा, एक बार उससे गो थ्रू होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 7वां, दी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो पूरे भारतीय संविधान में यदि अंबेडकर साहब से पूछा गया हुआ था कि यदि आपको एक अनुच्छेद क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बाकी सारे को आपको हटाना पड़ेगा, तो क्या कीजिए। तो अंबेडकर साहब उस टाइम में बोले हुए थे कि अनुच्छेद 32 जो है, तो अनुच्छेद 32 को हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जब फंडामेंटल राइट को क्या किया जाएगा, आपके मौलिक अधिकार को जब भी कोई हनन करेगा तो आपके लिए कौन खड़ा होगा, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको थाना पुलिस DSP DM CM किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। और यदि राज्य का बात करेगा तो इसे में है नहीं, यदि राज्य का बात करेगा तो राज्य में क्या करना, अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, जिस भी राज्य के रहने वाले होगे तो वहाँ के हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। और निश्चित रूप है कि यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा निश्चित रूप से मदद दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल 32, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट ही नहीं है, रेमेडी भी है। हु कॉल द आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपको बताए थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये चीज़ बोला गया हुआ था कि अनुच्छेद 32 जो है तो वो क्या है कि संविधान का आत्मा है और दिल है, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा A, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट है कि 9वां में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब FR का बात करेगा तो FR में जब फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेगा, फर्स्ट आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 12, तो उसमें साफ साफ बोला गया जो स्टेट है ना, स्टेट ये नहीं समझिएगा कि बिहार UP बंगाल तमिलनाडु केरला, ये नहीं। स्टेट उसको कहते हैं, राज्य उसको कहते हैं कि जिसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे कि MP हो गया, MLA हो गया, ठीक है, और भी कोई अर्ध न्यायिक हो गया, जैसे कि कोई कलेक्टर होगा, ठीक है। तो इन लोगों की बात का क्या होता है कि वो तत्काल लागू हो जाता है। तो यदि वो आपके पास क्या करता है, आपके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार करता है या कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रेंच करता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या कीजिएगा, अप्रोच कर लीजिए, या फिर राज्य में जाना चाहिएगा तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा B, 9 का क्या हो जाएगा B, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आप लोग बिहार में देखो, ये सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं कि बिहार में देखे होंगे कि जो बिहार में जो शिक्षक है, तो एक बीच बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा था कि वो लोग समान काम के समान अधिकार के लिए क्या कर रहे थे कि केस लड़ रहे थे, ठीक है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि राज्य के पास यदि संसाधन नहीं होगा, यदि आप ही के पास मान चलिए कोई आए, गेस्ट आए, यदि वो क्या करे, वो अच्छा भोजन का मांग कर दे, ठीक है, और आपके पास धन नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप तो उसको बिल्कुल ऑफर नहीं कर पाइएगा। तो मगर इसमें बोला गया है कि यदि राज्य क्या हो, राज्य यदि सक्षम होगा तो आम क्या होगा कि समान काम के लिए समान वेतन निश्चित रूप से दे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 10वां, व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो देखो, विलेज पंचायत पहले तो भारतीय संविधान में था नहीं, ठीक है, मगर बापू का, गांधी जी का सपना था कि जब तक क्या होगा कि स्थानीय स्तर पे क्या होगा कि चुनाव वगैरह नहीं होगा तो वहाँ के रियल प्रॉब्लम को कैसे पता किया जाएगा। जैसे कि अभी नगर पंचायत है या फिर मुखिया होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखते होंगे कि जो ग्रामीण वाला क्षेत्र है या फिर जो ज़मीनी स्तर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे नाला हो गया, सफाई हो गया, तो इस सब को कौन करवाएगा, जो
रियल में क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर रहेगा, उसी को मालूम होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम चल क्या रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, तो बाद में गांधी जी के आइडियोलॉजी को क्या किया गया, इंक्लूड करवाया गया। ठीक है, तो 10वां का देखिएगा तो 10वां का क्या हो जाएगा, बी अनुच्छेद 40 में आप देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी आपको विस्तृत में यदि देखना है तो इसी चैनल पे राज्य व्यवस्था वाला एक सेक्शन बनाए हुए। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था में आपको पूरा हम DPSP, FR, प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सारा का सारा हम करवाएं। सिटीजनशिप तो आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो छात्र हमको बार बार बोल रहा था, देखो भाई पॉलिटी पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि पॉलिटी से 10 सवाल पूछता, तब 10 सवाल के लिए तुम 10 घंटा पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सुसाइड होगा। ठीक है, हिस्ट्री वाला सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हिस्ट्री से तुमको 30 से 40 सवाल आता है, तो हिस्ट्री जितना करेगा तो क्या होगा, हिस्ट्री से उतना अच्छा। देखो पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, मगर पॉलिटी से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 11। तो 11 में क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, तो ये क्या है, ये सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि ये नॉन जस्टिसबल है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में साफ साफ बोला गया हुआ है कि आप DPSP के आधार पे राज्य को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जस्टिसबल। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राज्य को आप कोर्ट में बिल्कुल घसीट नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 12वां। 12वां है कि फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का टोटल कितना भाग है, 22 भागों में भारतीय संविधान को विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला भाग में देखेगा तो राज्य के बारे में है, दूसरा भाग में देखेगा तो सिटीजनशिप के बारे में है। ठीक है, और तीसरा भाग में जब आएगा तो तीसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में है तुमको ये जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में। और कितना कुल आर्टिकल है इसमें, 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, चलिए जो सेना रहते हैं तो सेना के लिए थोड़ा थोड़ा पाबंदी है, क्योंकि देखो वो आर्म्स रखते हैं। ठीक है, उनके पास AK-47 हो या फिर और भी कोई भी गन हो, तो उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेना यदि विद्रोह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राज्य में पूरा कानून व्यवस्था क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगा। इसलिए उनके बहुत सारे फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट सेना के पास नहीं है, उनके पास भी है, मगर बहुत सारा जब वो वर्दी पहन लेते तो बहुत सारा चीज़ों पे पाबंदी लगाया था, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। आप थोड़ा सा सोचिए, यदि सरकारी कर्मचारी ही क्या होगा, यदि सरकार के खिलाफ बोलने लगेगा तो आम जनता उस पर क्यों ट्रस्ट करेगा, समझ गए। तो इसलिए बहुत सारा चीज़ को क्या करना पड़ता है। यदि आपको ज़्यादा विरोध है गवर्नमेंट से तो आप क्या कीजिए, आप गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के बाहर निकलिए, फिर विरोध कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं 13। 13 में क्या सवाल है, 13 में कि व्हिच आर्टिकल डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखो हमारे देश का शुरू से ही ये पॉलिसी रहा है कि हम किसी भी प्रकार के युद्ध को बिल्कुल क्या करते हैं, प्रोत्साहित नहीं देते हैं। यदि कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे यहाँ डिफेंस फोर्स होता। ठीक है, हमारे यहाँ अट्रैक्ट फोर्स नहीं होता। हम लोग अपने आत्म सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, आत्म सुरक्षा के लिए कभी भी गन उठाते हैं, मिसाइल चलाते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, हम लोग ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के इरादा से उस पर हमला किए थे। हमारे खिलाफ क्या किया गया था, उसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया, हमारे जो मासूम आम जनता थे, ठीक है, उनको मारा गया। तो बदले में क्या, बदले में उसको पनिशमेंट देना भी तो आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या है, डिफेंस फोर्स है। ठीक है, हम लोग कभी अटैक नहीं करते हैं किसी पे, और हमारा देश का ये क्या रहा, यही पॉलिसी रहा। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का C हो जाएगा। अनुच्छेद 1551 पढ़िएगा तो उसमें आपको क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। अब ज़्यादा नहीं, कुछ सवाल बच गया, करवा ही देते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें कितना पार्ट हो जाएगा, 14 में हो जाएगा पार्ट 4। पार्ट 4 क्यों, इसमें आपको अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। देखो अनुच्छेद 51 जो है, मौलिक कर्तव्य जैसा चीज़ पहले भारतीय संविधान में नहीं था। एक तरह से देखो इसको धोखा भी कह सकते हो। धोखा इसलिए कि अब कोई भी व्यक्ति होगा तो बिना कारण बस ऐसा थोड़ी ना कि उसके सर में सींग निकला हुआ कि वो किसी को जाके मारने पीटने लगेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को बिना कारण बस नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, मगर कई बार क्या होता है, किसी के साथ अनुचित व्यवहार होता है तो वहाँ पे आवाज़ को उठाना भी आपके लिए क्या होता है, एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप आवाज़ को क्या कीजिए, रेज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के बारे में बोले, ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा
इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और ये मानव के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट टू एजुकेशन। देखो टाइटल पहले राजाओं का राजा, महाधिराजा पहले सुनते होंगे, ठीक है, जमींदार और बहुत सारा चीज़। तो ऐसा करके अब टाइटल उटल लगाना अनुच्छेद 18 के तहत क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि दी राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट। देखिए भारतीय संविधान में पहले नहीं था, अभी भी आप लोग यदि किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, हम तो बिहार का बात करते हैं और राज्य में भी होगा, तो आप देखिएगा तो जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको क्या किया जाता है, 6 से जो 14 वर्ष का बच्चा रहता है वैसे तो 6 से कम पहला दूसरा जो 3-4 साल का बच्चा होता है तभी से सरकारी स्कूल में जाता है। तो उनको किसी प्रकार का क्या किया जाता, पैसा वैसा नहीं लगता रहता, ठीक है। उनको मुफ्त शिक्षा दिया जाता है और जहाँ तक हो पाता तो उनके भोजन के लिए, उनके वस्त्र के लिए व्यवस्था करवाया जाता है, ठीक है। तो पहले ये क्या था कि पहले ये फंडामेंटल राइट में नहीं था, ठीक है। बाद में इसको क्या कर दिया गया, बाद में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का सी हो गया। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तब ये बना दिया गया कि निश्चित रूप से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। तो तब से क्या हो गया, ये फंडामेंटल राइट हो गया। तब इतना वर्ष के बच्चा को एजुकेशन देना गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो यदि आप संविधान के अनुच्छेद 23 को पढ़िएगा तो 23 में आपको क्या मिलेगा, 23 में मिलेगा कि यदि कोई भी मानव का क्या करता है, व्यापार करता है, यानी कि मानव का खरीद फरोख्त करता है और यदि वो पकड़ाता है, ठीक है, तो उन पे प्रॉपर क्या होगा कि उन पे प्रॉपर क्या होगा, कार्रवाई होगा और इस चीज़ में किसी भी प्रकार का दया और धर्म नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। मानव का आप क्या कर सकते हैं, मानव कोई व्यापार वस्तु नहीं है कि उसको क्या कीजिए, उसका खरीद और फरोख्त कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एबुलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर। तो भारत में आप देखिएगा आज भी ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र में भी इवेंट रहता है कि अभी भी आपको छुआछूत मिलेगा, ठीक है। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्या होता है सामाजिक स्तर पे, कभी धन के स्तर पे। तो आज भी छुआछूत क्या होता है, छुआछूत प्रचलित है, ठीक है। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ यदि छुआछूत वाला व्यवहार करता है तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिए, इस बात को क्या कीजिए, इस बात को आप पूरे शक्ति और पूरे जिम्मेदारी के साथ उजागर कीजिए और ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़ा प्रावधान है। यदि कोई भी आपके साथ इस प्रकार का छुआछूत का व्यवहार करता है, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई क्या है दिव्यांगजन है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, यदि उसके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है तो उसको वो क्या है, एक दंडनीय क्या है, अपराध है, ठीक है। तो 18 में क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा आपको सी, ठीक है। अनुच्छेद 17 में साफ साफ बोला गया है कि यदि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत का क्या किया जाता है, भेदभाव वाला स्तर पे व्यवहार किया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, कानूनी रूप से निश्चित रूप से क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, छूट नहीं होगा, ठीक है। उसको तो सबसे पहले अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद उसको भेजेगा, बाद में क्या होगा, जो एसपी लेवल का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ट्रायल करेगा, पूरा चेकअप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 कि द पर्पस ऑफ द डीपीएसपी इज। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक सरकार कैसा होना चाहिए, सरकार ऐसा हो कि जो समाज के लिए वह क्या करे, एक वेलफेयर स्टेट बना सके, एक कल्याणकारी राज्य बना सके, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 20। तो 20 में है कि व्हिच आर्टिकल प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ वीक एंड सेक्शन बाय रिजर्विंग सीट इन गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत सारा ऐसा भी अभी भी समाज में वर्ग के लोग हैं जो शैक्षणिक रूप से क्या है, शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो आज भी उनको ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था करवाया गया ताकि वो भी क्या हो, सामान्य जनमानस की तरह जीवन के मुख्य धारा में क्या कर सके, आ सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए उनको आरक्षण दिया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा सी। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 देखिएगा तो उसमें आपको सरकारी जॉब में भी आरक्षण का व्यवस्था करवाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 21, नेक्स्ट है कि आर्टिकल
इसमें क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो था, तो पहले तो ये फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको रिमूव करवा दिया था। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है लीगल राइट, ठीक है, यानी कि वैधानिक क्या हो, कानूनी अधिकार अब दे दिया गया। पर अब फंडामेंटल राइट क्या हुआ, ये नहीं रहा, ठीक है। ये सारा का सारा आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो बिहार कंपटीशन पे आपको राज्य व्यवस्था वाला वीडियो बना हुआ, तो वहाँ पे एफआर हम देखो पढ़ाए हुए हैं, डीपीएसपी पढ़ाए हुए, जितना भी कौन फंडा 22 भाग है ना, तो 22 भाग में लगभग करवाए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाके क्या करना, कर लेना। नेक्स्ट है कि व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो जो भी कोई भी महिला वगैरह होती है जो सरकारी नौकरी करती है या फिर प्राइवेट नौकरी करती है, तो जब वो क्या होता है कि जब वो प्रेगनेंसी में होती है, जब वो गर्भ धारण करती है, तो उनको क्या होता है कि उनको लीव दिया जाता है, उनको छूट दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए अनुच्छेद 42 के तहत उनको ये दिया गया है कि पहले तो 21 महीना का था, बाद में 26 महीना का छुट्टी दे दिया गया, ठीक है। यदि 26 महीना का, 26 सप्ताह यदि छुट्टी पे रहेगी तो उसके जॉब पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही उसको क्या किया जाएगा, साथ ही उसको जो भी उनका सैलरी वगैरह बनेगा तो वो भी उसको दिया जाएगा, और उसमें किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 23वां सवाल क्या है कि व्हिच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली एंड नॉट फॉरेनर। तो देखो बहुत सारा फंडामेंटल राइट जो विदेशी होता है, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं का भी रहने वाला, ठीक है, वो भी भारत में आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो मगर कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ भारतीय को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। तो 23 का क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी मान के चलो कि वर्तमान में क्या है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, कि नरेंद्र मोदी है। यदि बिहार में बात कीजिएगा, मुख्यमंत्री का नीतीश जी है, ठीक है। और यदि उनके किसी भी योजना से मान चलिए कि आपको विरोध है, आपको पसंद नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिएगा। और वही कोई बाहरी आके यदि करेगा, कोई विदेशी आके करेगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर प्रॉपर लीगल एक्शन होगा, ठीक है। उसको प्रॉपर क्या किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, फिर बाद में होगा तो उसको जेल का हवा भी खाना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारा राइट किसको है, ये सारा राइट सिर्फ जो इंडियन है, जो भारतीय है, सिर्फ उसको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976, ज़्यादा नहीं, अभी कुछ दिन पहले 25 जून बिता, ठीक है। तो 25 जून आपको याद होगा कि भारत के इतिहास में सबसे काला दिवस है। क्यों, क्योंकि 1975 में जब आपको इमरजेंसी लगाया गया था, तो उस टाइम में सामान्य जनमानस का जीवन आप समझ सकते हैं कि नर्क से भी ज़्यादा क्या हो गया था, बदतर कर दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि इमरजेंसी लगा दिया गया था, बहुत सारा फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया गया था, उस टाइम में सस्पेंड कर दिया गया हुआ था। बाद में क्या हुआ कि बाद में फिर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता दल का क्या होता है, फिर गवर्नमेंट आता, तो चीज़ें बाद में धीरे धीरे क्या होता, सामान्य होता, ठीक है। लास्ट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। तो अनुच्छेद 44 भारत में सबसे ज़्यादा विवादित है, ठीक है, क्योंकि जब भी सामान्य नागरिक संहिता का बात होता है अनुच्छेद 44 का, तो भारत में अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। और इसमें एक समस्या भी है, यदि कोई मुस्लिम हो या फिर कोई हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो, तो हर का जीवन में क्या है, उसका खान पान, उसका शैक्षणिक व्यवस्था, उसके शादी का व्यवस्था, सारा सारा क्या अलग है। तो चीज़ें क्या होता है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता, इसके कारण क्या होता है, हर किसी को लगता है कि मेरे धर्म पे या फिर मेरे जात पे क्या होगा, किसी प्रकार का खतरा आ जाएगा, ठीक है, मेरे चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, ठीक। मगर यदि क्या होगा कि भारत में यदि आप संविधान की बात कीजिएगा, यदि इक्वल लॉ सब के लिए नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, किसी के यहाँ 3 शादी अलाउ है, किसी के यहाँ 1 शादी है, किसी के यहाँ शादी में जब क्या होता है कि तलाक होता है तो उसको आधा प्रॉपर्टी देना पड़ता है, कहीं पे है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो इस प्रकार में क्या होता है कि महिला हमेशा क्या होती है, महिला के साथ हमेशा क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, या फिर उनके सम्मान में क्या होता है, ठेस पहुंचता रहता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो भी छात्र बोल रहे थे कि पॉलिटी के बारे में, तो देखो पॉलिटी में 2 काम कर सकते हो, या तो MCQ वाला जो हम दे रहे वो कर लो, या फिर तुम्हारे पास टाइम है तो राज्य व्यवस्था में हम ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ाए हुए, ठीक है। तो वहाँ से जाके क्या करना, कवर करना, कोई भी रास्ता अपनाओ,
हम तो जहाँ तक संभव हो पाता हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर ही देते हैं ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और किसी भी प्रकार का PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।